30 से 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है। कासा में आप इलेक्ट हुए, फिर एनआरसी में आए, काउंसिल मेंबर भी बने। 30 से 35 साल में ऐसा आप क्या अचीव नहीं कर पाए, अगर आप इस बार काउंसिल मेंबर इलेक्ट होते हैं तो अचीव कर पाएंगे? ये बताएं कि जो करंट सेटअप चल रहा है जिसकी टर्म एंड हो रही है, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या आपको मसला नज़र आता है जिसको आके आप एड्रेस करना चाहेंगे। सच बात पूछनी है आपने जी, जी। या मैं कुछ मैं सच ही जानना सच ही चाहता हूँ। जानना चाह सच्चे सच्चे सवाल कर रहे हैं आप जी, वैसे। 30% से ज़्यादा, 35 अराउंड परसेंट जो है मेंबर जो है वो ओवरसीज है। तो आपको क्या लगता है, ये आजकल हॉट इशू भी है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं कि आपकी नज़र में चैलेंजेस क्या हैं, जो रियल चैलेंजेस हैं, और फिर आप उनको एड्रेस कैसे करेंगे आगे? ग्रेजुएशन का एक मसला है हम्म कि डिग्री ना होने की वजह से वीज़ाज में इश्यूज आ जाते हैं। हम्म। तो इसको लेके कोई फ्रेमवर्क या कोई इस तरह की बात है, और अगर नहीं तो आप किस तरह इसको एड्रेस करना चाहेंगे? हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हाईएस्ट रैंक तक जाए, विच इज़ आई कैप प्रेसिडेंट। तो आपके क्या इंटरेस्ट हैं, और अगर आपको लेट्स से, यार अभी तो बहुत दूर की बात है फिर डायरेक्ट हो रहे हो वैसे। तो एक तो बात यह है कि आपके इसमें इंटरेस्ट क्या है, और फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, लेट्स से कि आपको प्रेसिडेंसी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 30 से 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है। कासा में आप इलेक्ट हुए, फिर एनआरसी में आए, काउंसिल मेंबर भी बने। 30 से 35 साल में ऐसा आप क्या अचीव नहीं कर पाए, अगर आप इस बार काउंसिल मेंबर इलेक्ट होते हैं तो अचीव कर पाएंगे? मेहताब, वैसे इतने मुश्किल सवालों की तो मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। आप तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए हो यार। ये तो मुनासिब नहीं है वैसे। सर बताएं। देखिए, एक तो खैर ये सवाल ना एक आधी जगह और भी हुआ है। मैं ज़रा इसको प्रोफेशनली और पोलाइटली अगर बात करूं, कोई अनफिनिश्ड एजेंडा या कोई अचीवमेंट्स इस तरह का कोई एलिमेंट मेरे ख्याल में प्रोफेशनल कैरियर्स में नहीं होता ना। प्रोफेशनल कैरियर है ना, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, आई कैप है। मैं पहले भी बात करता हूँ, ये था, ये है, इसने रहना है, इसके कल भी चैलेंजेस थे, आज भी चैलेंजेस हैं, कल को और चैलेंजेस होंगे। लीडरशिप का रोल था, है, उसने रहना है। तो बेसिकली तो ये कासा हो जाए, रीजनल कमेटी हो जाए, काउंसिल हो जाए, ये लीडरशिप के रोल है बेसिकली। तो किसी ना किसी ने तो लीड करना है ना, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो वो जो लोग टॉप पे बैठेंगे, लीड करेंगे, उनका काम है कि उन्होंने इन तमाम सिनर्जीज को चैनलाइज करना है, और जो प्रोफेशनल चैलेंजेस आते जाएँ उनको हैंडल करते जाना है। तो अगर आप कहें कि मैं जो अचीव नहीं कर सका, वो यही है कि जो अनफोर्सीन चैलेंजेस हैं, मुझे नहीं पता वो क्या थे। अब वो आएंगे तो मैं उनको हैंडल करूँगा। तो असल तो आपने एक अच्छी लीडरशिप देनी है। जब तक आप में एनर्जीज हैं, जब तक आप में स्ट्रेंथ है, जब तक आप में कॉम्पिटेंस है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, इस प्रोफेशन ने ये सब कुछ हमें दिया है ना। तो अगर हम इसको लेट्स से कुछ रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, टाइम की शक्ल में, वैल्यू की शक्ल में, रिसोर्सेज की शक्ल में, इसको लीड करते हुए, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज कोई एजेंडा या कोई अनफिनिश चीज़ या कोई अचीवमेंट्स, मेरे ख्याल से तो यही बड़ी अचीवमेंट है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अगर यहीं पे कन्फाइन कर दूँ तो कर सकता हूँ ना, लेकिन अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो दिस इज़ ओनली फॉर दिस प्रोफेशन, कि इस ठीक है। प्रोफेशन के साथ हमारी सिंसेरिटी है सही। और हम कुछ करना चाहते हैं इसके लिए। वो करना यही है कि आपने अच्छी लीडरशिप देनी है, अच्छा मकाम बना के रखना है, स्टैंड आउट करना है, लोकली भी ग्लोबली भी। लीडरशिप अच्छी होगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। अगर लीडरशिप मेरिट पे नहीं होगी, अच्छे लोगों को आप आगे नहीं लाएंगे, तो डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और भी मुश्किल होगा। वो ये बताएं कि जो करंट सेटअप चल रहा है जिसकी टर्म एंड हो रही है, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या आपको मसला नज़र आता है जिसको आके आप एड्रेस करना चाहेंगे? सच बात पूछनी है आपने जी, जी। या मैं कुछ मैं सच ही जानना सच ही चाहता जानना हूँ। चाह सच्चे सच्चे सवाल कर रहे हैं आप वैसे। जी। देखें, मैंने अभी जो पहले सवाल के जवाब में भी आपसे एक बात की ना कि काउंसिल का क्या काम है। काउंसिल ने एक लीडरशिप देनी है ना, और लीडरशिप बेसिकली यूनाइट करती है। कुछ मैसेज तो आप मेरा समझ गए होंगे ना? नहीं, नहीं सर, नहीं समझे, अभी एक्सप्लेन भी नहीं करें आप। समझे। देखिए, मुझे ये लगता है, वैसे चले मैं लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, कि सेगमेंटेशन सोसाइटी में भी है, ठीक है। और सम हाउ हमने सेगमेंटेशन को यहाँ भी रिवाज देने की कोशिश की है। डिवाइड बढ़ी है, मुझे को थोड़ा सा ये लगता है। अब वो डिवाइड के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अभी स्टेज पे नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप अगर अपना रोल प्ले करें तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स को यूनाइट करें।
उसमें लेट से हमारे रीजन्स हैं, नॉर्थ साउथ है, उस डिवाइड को जितना हम कम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। उसके बाद हमारे लोग जो प्रैक्टिस में हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, फिर प्रैक्टिस में कुछ लेट से लार्जर सेटअप्स में बैठे हैं, कुछ मीडियम साइज सेटअप्स में बैठे हैं, कुछ स्मॉलर सेटअप्स में बैठे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हम इन डिस्ट्रीब्यूशंस को डिवाइड के लिए यूज़ करें, ये हमारे बेसिकली बुके हैं ना, बुके के फ्लावर्स हैं, तो हम व्हाई डोंट वी ट्रीट ऑल दिस एज अ बुके, और ये सब फ्लावर्स अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं, और लीडरशिप बेसिकली इनको यूनाइट करने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एलिमेंट रहा है कि शायद यूनिटी हम उससे नहीं ला सके, थोड़ी डिवाइड बढ़ी है। और आई डोंट नो आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा हमने प्रोफेशन को ना पॉलिटिसाइज भी किया, यानी पॉलिटिकल एंगल पे लेके, जबकि हमारा प्रोफेशन, जब से मैं इसका पार्ट हूँ और लीडरशिप को मैं देख रहा हूँ, हम बेसिकली गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं। हमने एज ए प्रोफेशनल गवर्नमेंट को, सेटअप्स को सपोर्ट करना होता है। तो थोड़ा सा मुझे ये पिछले जो एक कुछ अर्सा गुजरा है, इसमें ये ज़रा डोमिनेंट सी चीज़ लगी है कि हम इंस्टीट्यूट से हट के थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमने अगर अपने ट्रैक पे वापस ना आए और इसको डीपोलिटिसाइज ना किया और ये चीज़ बढ़ती गई तो ये नुकसानदेह होगी। चलिए सर, यूनिटी वाला पॉइंट तो हो सकता है एड्रेस, लेकिन ये वाला तो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जो अभी आपने बताया। यस इट इज। अच्छा सर, नेक्स्ट है ओवरसीज को लेके कि 30% से ज़्यादा, 35 अराउंड परसेंट जो है मेंबर जो है वो ओवरसीज है। तो आपको क्या लगता है, ये आजकल हॉट इशू भी है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं कि आपकी नज़र में चैलेंजेस क्या हैं, जो रियल चैलेंजेस हैं, और फिर आप उनको एड्रेस कैसे करेंगे आगे अगर आप काउंसिल मेंबर बनते हैं तो? अच्छा देखिए, इसमें ना ज़ाहिर है, मतलब मैं जिस भी सेटअप में रहा हूँ, प्रोफेशन में भी, इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्री में थोड़ा अर्सा गुजारा है लेकिन प्रोफेशन में ज़्यादा अर्सा गुजारा है, उसमें हमारी अपनी जो सेटअप्स हैं, जैसे मैं यूसुफ आदिल में हूँ तो हमारा एक बहुत बड़ा नंबर है यंगस्टर्स का जो बाहर काम कर रहे हैं ना ओवरसीज़ में, तो मेरा एक इंटरेक्शन उनके साथ हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से मैं इसको ज़रा ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आती है, कुछ अनरेस्ट है वहाँ पे। अच्छा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो खैर बहुत बड़ा ये है कि वो नंबर बहुत बढ़ गया और बढ़ता जा रहा है। सही। अभी भी लेट्स से मैं यहाँ पे अपने एंगल से जब देखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारी फर्म से पिछले कोई 4-5 सालों में 100 के करीब लोग निकले हैं, तो 100 में से कम 90 जो लोग हैं वो बाहर हैं। ठीक है। और अगर बाहर नहीं भी हैं तो वो लेट्स से अगर 60 चले गए हैं तो 30 इस इंतज़ार में कि वो प्लान में ओवरसीज़ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो जो एक प्रेजेंस है ना ओवरसीज़ में हमारे मेंबर्स की, वो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जब इतना बड़ा नंबर बाहर जाएगा तो डेफिनेटली उसके अपने चैलेंजेस होंगे ना। वहाँ का अपना एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, वहाँ के अपना रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर्टिकुलरली मैं कुछ ऐसी जुरिस्डिक्शंस की एग्जांपल दूँ आपको, जैसे यूएई है, तो यूएई में सिर्फ हम नहीं है ना, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो एक एसीसीए भी है, आईसीडब्ल्यू है, तो हम उन सब के साथ कम्पीट कर रहे हैं। सही। तो जब हम उनके साथ कम्पीट करेंगे, हमारा नंबर बढ़ेगा, हम अपना ड्यू शेयर वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी तकलीफ होगी ना, तो वो भी डेफिनेटली आपके साथ एक डिफरेंट एंगल से आके कम्पीट करना शुरू करेंगे। अब इस सारे सिनेरियो में इनफैक्ट जो चीज़ हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कि हमने एफर्ट नहीं किए, लेकिन शायद इस फिनोमेना को और ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि हमें इस नंबर को सामने रखते हुए, इस कंपटीशन को सामने रखते हुए, और डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के डिफरेंट सेगमेंट्स और फैक्ट्स को सामने रखते हुए हमें कोई अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है एज आई कैन, ताकि हम वहाँ की जो लोकल मेंबरशिप है उनको सपोर्ट कर सकें, उनको लीडरशिप दे सकें, उनके पीछे खड़े हों, उनको फाइनेंशियल ऑपरेशनली जितनी स्ट्रेंथ चाहिए रिक्वायर्ड है वो हम दे सकें, और उनको कहें कि वो लीड लें क्योंकि वो लोकली कनेक्टेड है। तो जब आप ये वाला काम करेंगे, और डेफिनेटली मतलब मेरा तो अगर सिंपल वर्ड्स में आप मुझसे पूछें, मुझे तो लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि सर हमें ना सिर्फ रिस्पेक्ट दे दें, हमें बस अपना समझ लें। सही। अब ये बहुत बड़ी बात है अगर आप देखें तो। अच्छा सर, इसमें ना थोड़ी सी चेंजेस भी आई थी, अगर आप रिवाइंड करें कि उसमें कोई इलेक्शन को लेके थी बात कि आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उस बात को ज़रा एक्सप्लेन करें, वो क्या थी? देखिए, हमारा एक फ्रेमवर्क है ना, और उसमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं। मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके ऊपर। बेसिकली तो देखें, फ्रेमवर्क है ना एक आपका, उस फ्रेमवर्क के थ्रू आपकी वहाँ की लोकल लीडरशिप जो है वो इलेक्ट होती है। ठीक है। तो जो इलेक्शन के रूल्स आपके नेशनल काउंसिल के लिए हैं, रीजनल कमेटीज़ के लिए, यानी पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल है, वो बाहर क्यों नहीं है? सही। वहाँ हमने लोगों को आगे जी आप 2 टर्म्स
अगर सर्व कर लेंगे तो आप परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी तीसरी टर्म में आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई अगर एक बंदा काम कर रहा है और मेंबरशिप उसको इलेक्ट करना चाहती है तो हाउ कैन यू स्टॉप हिम? और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, लोग चौथी दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं, तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ टर्म 2 साल की है, 2 साल का मतलब अगर 2 दफ़ा करेंगे तो 4 साल है। यहाँ तो काउंसिल की एक टर्म 4 साल की है, और लोग तीसरी दफ़ा लड़ेंगे तो इसका मतलब 12-12 साल के लिए काउंसिल में बैठे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें थी ना जो जिसने फिर वहाँ अनरेस्ट क्रिएट किया। और फिर उसमें मुझे ये जो फीडबैक आता है, जो बात होती है, किसी ने कंसल्ट नहीं किया कि भाई हम ये करने वाले हैं आपके लिए, तो आपका क्या व्यू है। तो भाई आप उनको इम्पोर्टेंस दें, आप उनके साथ बात करें, उनको कंसल्ट करें, जो चीज़ उनसे रेलेवेंट है उनके मशवरे से ठीक होनी चाहिए। तो ये वाली जो चेंजेस थी जो बिल्कुल मतलब नॉन डेमोक्रेटिक है, किसी तरह से भी मेंटेनेबल नहीं है, तो उन पर मेरा बड़ा क्लियर व्यू है इंशाल्लाह आगे जब हम आएंगे तो इसको रिव्यू करेंगे। अच्छा सर, एक और बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कि फ्रेश क्वालिफाइड का नंबर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह आपने बताया कि हर बंदा कोशिश करता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले पाकिस्तान से बाहर, बट ग्रेजुएशन का एक मसला है कि डिग्री ना होने की वजह से वीज़ाज में इश्यूज आ जाते हैं। तो इसको लेके कोई फ्रेमवर्क या कोई इस तरह की बात है, और अगर नहीं तो आप किस तरह इसको एड्रेस करना चाहेंगे? अच्छा देखिए, ग्रेजुएशन वाला भी ना थोड़ा सा इशू हमने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, एग्जैजुरेट किया हुआ है। लेट मी से दैट, होपफुली लोग इसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक। सिचुएशन ये है कि आपको ना डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं और उसके मुताबिक मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यूके में चले जाते हैं, तो यूके में आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप ICW के साथ मेंबरशिप ले लें, तो वहाँ तो ग्रेजुएशन का प्रॉब्लम नहीं है, आपने CA किया हुआ है, आपने पाथवे पे जाना है, आपने जो एक्स्ट्रा पेपर देने वो देके आप ICW के मेंबर बन जाएंगे, आप उस जुरिस्डिक्शन के लिए फुली क्वालिफाइड। KSA में चले जाएँ, सॉकपा की मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जो भी उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करेंगे, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी पीछे। दुबई एक जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक इशू है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें हमने एफर्ट तो बहुत किया है, हमने HEC के लेवल पे बहुत एफर्ट किया है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे बहुत एफर्ट किया है, इसके और भी हमने काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ढूंढे हैं। काउंसिल जो भी रही है पीछे उन्होंने इस पर एक एफर्ट ज़रूर की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें और इसको थोड़ा इस एंगल से जाके उनसे दुबई में नेगोशिएट करें गवर्नमेंट के लेवल से या इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट लेवल से, और उनसे ये बात हो कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसका ये कंटेंट है, अगर आप इस कंटेंट को सामने रखें तो इट्स मच मोर देन अ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, तो इसको जरा डिफरेंटली देखना चाहिए, उनको वैल्यूएट करना चाहिए। अच्छा सर, यहीं पे अगर मैं आपसे कंपैरिजन जानना चाहूँ कि पाकिस्तान की बात करें तो आपने ये पॉइंट दे दिया कि गवर्नमेंट लेवल पे मैं देखना चाहिए, वैसे इंडिया में क्या हो रहा है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अगर वहाँ का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके लिए क्या सिनेरियो? उन्होंने गवर्नमेंट के लेवल पे इसको रिजॉल्व किया, तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। उनका भी जो नॉन ग्रेजुएट है उसको ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लेकिन वो इसको डेफिनेटली एक सीनियर लेवल पे हैंडल करते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इशू उनको हाईलाइट नहीं होता। राइट। अच्छा सर, पाकिस्तान में साउथ रीजन है, नॉर्थ रीजन है, इसमें काउंसिल मेंबर है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हाईएस्ट रैंक तक जाए, विच इज़ आई गेट प्रेसिडेंट। तो आपके क्या इंटरेस्ट हैं? और अगर आपको लेट्स से अभी तो बहुत दूर की बात है, डायरेक्ट हो रहे हैं तो एक तो बात ये है कि आपके इसमें इंटरेस्ट क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? लेट्स से कि आपको प्रेसिडेंसी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी यार, ऐसा क्या इशू है? नहीं, एक्चुअली मेरा सवाल करने का मकसद इट्स नॉट अ लाइफ एंड डेथ इशू जी। एक्चुअली मैं सवाल इसलिए करना चाह रहा था कि सर देखें, 2-2 साल की बात है ना, हर साल में तो एक प्रेसिडेंट बनना है। ऐसी तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नॉर्थ रीजन में अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो कि चाहेंगे कि प्रेसिडेंट बने। ऐसी तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे? देखिए, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। एक तो खैर जो आपने नॉर्थ साउथ की बात की ना, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, तो डेफिनेटली बाय लॉ भी स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें ज़ाहिर है साउथ एक रीजन है जिसमें कराची डोमिनेंट है, कराची की मेंबरशिप है। फिर हमारा रीजन थोड़ा सा नॉर्थ वाइड स्प्रेड है, इसमें अगर आप देखें तो लाहौर में बड़ी पॉपुलेशन है, फिर पिंडी इस्लामाबाद में है, फिर गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, तकरीबन हमारे नंबर ऑफ सिटीज़ हैं जहाँ पे एक अच्छा फेयरली लार्ज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी है, प्रैक्टिस में भी है। तो ज़ाहिर है जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात आती है ना, तो एक तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि एक मल्टी सेगमेंट रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में होनी चाहिए। उसमें रीजन वाइज भी हो सकती है, उसमें सिटी वाइज भी हो सकती है, उसमें जिस तरह ओवरसीज़ का एक एंगल है उनकी भी हो सकती है। जिस तरह इस्लामाबाद की हमने एक सीट अलग ही कर दी है, तो कैपिटल टेरिटरी एक जो सेक्शन हमने मान ली है, तो वहाँ से एक सीट आ जाए करेगी। तो कहने का मकसद ये कि एक तो ये थोड़ा मल्टी सेगमेंट
होना चाहिए। और इस्लामाबाद की तो वैसे भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, कैपिटल सिटी है, वहाँ पे अगर परमानेंटली आपका एक काउंसिल मेंबर होगा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम ICAP के अफेयर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैंडल कर सकते हैं। अलॉन्ग साइड अगर हम वहाँ पे कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश कर दें, जो कि हमारे मैटर्स, जिस तरह सी ऑर्डिनेंस का एक बड़ा इशू है, तो वो एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट उसको अगर कॉन्टिन्यूसली परस्यू करेगा तो कंटिन्यूटी भी रहेगी ना। तो एक तो ये एंगल है। सेकेंडली देखें, प्रेसिडेंट और नो प्रेसिडेंट, हर बंदे ने तो प्रेसिडेंट नहीं बनना होता ना। ज़ाहिर है, अब अगर मैं अपने नॉर्थ की एग्जांपल लूँ तो 2 टर्म्स आएंगी तो 2 ही लोग बनेंगे, जबकि इलेक्ट 6 होंगे। ठीक है, अच्छा अब कौन इलेक्ट होता है, उसकी क्या रैंकिंग बनती है, मेरिट क्या आएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। सही। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि शायद हमें इस चीज़ को लेके इतने लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि हम कोई नफ़रतें पाल लें, सेगमेंटेशन इतनी सीरियस कर लें कि प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। वो अल्लाह की तरफ से है, इज़्ज़त है, सबकी ख्वाहिश होती है, मिलनी होगी मिल जाएगी। सर वो तो जो आपने नफरतों की बात की तो वो तो हमने पिछले इलेक्शंस में देख लिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब उस ये लेवल तो तक फिर कम से चीजें कम ये क्या है, चलती मतलब रहती हैं। प्रेजेंसी नो प्रेजेंसी, जी। व्हाट इज सही दिस। सही। आप तो असल तो इज्जत है ना, अल्लाह ने आपको देनी है, आपने काम करना है। जी अगर आप काम करें, अल्लाह आपको इज्जत दे, तो मेरा ख्याल है कई ऐसे भी हमारे मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट से ज़्यादा इज्जत कमाई है उन्होंने। तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल डिलीवरी करें सही। और आपकी वजह से कोई सेगमेंटेशन ना बढ़े, डिवाइड ना हो, कोई नफरतें ना पैदा हो, मतलब चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल करें। ये क्या इन मकामात में, पोजीशंस में ऐसी क्या चीज़ रखी है। मैंने अपने जो एल्डर्स को देखा है ना काउंसिल में काम करते हुए, उन्होंने 2 टर्म्स काम किए। प्रेसिडेंट बने हैं नहीं बने हैं, दैट डजंट मैटर। तो मैं भी बल्कि मैं तो हंस रहा था आगे भी किसी के साथ कि अगर मैं पिछली टर्म में हो जाता है, जीत जाता, तो मुझे इस दफ़ा इलेक्शन में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 टर्म काम करते, प्रेसिडेंसी होती ना होती। सही। उसके बाद और बहुत सारे काम है करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मतलब 2 टर्म्स अपनी खिदमत करेंगे इस प्रोफेशन की। अच्छा सर, अभी ना एक लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम कैफ के लेवल की बात करें तो हर अटेम्प्ट में ये नंबर बढ़ता जा रहा है। पिछले अटैम्प्ट में भी 2107 स्टूडेंट जितना मुझे याद है शायद इन्होंने क्वालिफाई किया। तो इनका जो डिसीजन, साहब जरा काउंसिल मेंबर्स ने ही डिसीजंस करने हैं कि इनके क्या तरीकाकार बनाया जाए, क्या फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो इसमें आपके माइंड में कोई प्लान है कि अगर आप काउंसिल मेंबर बनते हैं तो स्टूडेंट्स का एक उनका ये भी शिकवा है कि हमसे हमारी को सही नहीं है, और अगर हमारा ये मसला है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो ये आप कैसे एड्रेस करेंगे? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि कोई ICAP में, काउंसिल में कोई लोग उनके दुश्मन बैठे हैं। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने जो 4 साल काउंसिल में गुजारे हैं उसमें मैं बिल्कुल आपको बियॉन्ड एनी डाउट ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि बहुत बड़ा एक कंसिडरेशन रही है हमेशा स्टूडेंट्स ने, उनके सिलेबस को लेके, उनके एग्ज़ाम्स को लेके, उनके करियर को लेके, उनके नंबर्स को लेके, उनके इश्यूज़ को लेके, जनरली भी, ओवरऑल भी। और अगर किसी ने कोई इंडिविजुअली भी अपना प्रॉब्लम या इशू बताया तो उसको भी सॉल्व करने के लिए एक बड़ी काइंडनेस रही है हमेशा काउंसिल के लेवल पर। ये थोड़ा परसेप्शन जो है वो गलत है, उसको उस एंगल से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब रह गया कैफ की जो क्वालिफिकेशन आ रही है, और उसको हम थोड़ा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। देखें, थोड़ा सा अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नॉर्थ साउथ में कंपेयर करेंगे तो साउथ में इस वक्त स्टूडेंट्स का इंटेक कम है, ठीक है, और नॉर्थ में ज़्यादा है। और नॉर्थ थोड़ा सा, जिसको मैं कहता हूँ ना, वेकअप हुआ है पिछले 5-7 सालों में ना। हमारा बच्चा अब आना शुरू हुआ है इस प्रोफेशन के अंदर, तो एक फिनोमेना है, लोग आ रहे हैं, उसको हमने हैंडल करना है ना। बीइंग इंस्टीट्यूट हमें हैंडल करना है। हम ये नहीं कह सकते कि यार आप यहाँ क्या लेने आ रहे हो, हम आपको ट्रेन ही नहीं कर सकते, तो किसी और प्रोफेशन में जाओ। वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। और अपॉर्चुनिटीज़, ये चीज़ अब कंफर्म हो जानी चाहिए हमें भी और बच्चों को भी, कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ बिग 4 में, बिग 10 में, बिग 15 में नहीं होगी। उनको क्रॉस द बोर्ड फॉर्म्स में जाना होगा, और जब वो क्रॉस द बोर्ड फॉर्म्स में जाएंगे वहाँ कैपेसिटी मौजूद है। यस, अगर बच्चों की कोई रिलक्टेंस है, उसकी कोई रीज़न है और वो जस्टिफाइड रीज़न है, तो वहाँ ICAP को काम करना है। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कराएं, मेंबर्स के साथ एंगेज हों, और जो बच्चा वहाँ पे जा रहा है, जो आर्टिकल करने के लिए जा रहा है, उसके लिए जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है वो क्रिएट करें, तो एक बड़ी रीजनेबल कैपेसिटी फॉर्म्स में निकल सकती है। फिर इंडस्ट्री में हमारे जो आर्टिकल्स कर रहे हैं बच्चे, उनके वहाँ पे इंडस्ट्री के साथ एंगेज हो,
नई इंडस्ट्रीज में भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और फिर उनके साथ एंगेज हो। अच्छा, ना सिर्फ इंडस्ट्री के साथ एंगेज हो, जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ भी एंगेज हो, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, वहाँ क्या डेफिशिएंसीज हैं उसको इम्प्रूव कराएं। तो ग्रेजुअली ये होगा कि आपके स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए भी जाएगा। और अब इंडस्ट्री तो एक हद तक मैच्योर कर चुकी है, आपके बहुत सारे ट्रेनी इंडस्ट्री से क्वालिफाई कर रहे हैं जी, और बहुत बड़ा नंबर आ रहा है और बड़ा इंडस्ट्रीज का। रीजनेबल नंबर है, उनकी कॉम्पिटेंस में भी कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक और एवेन्यू है जिस पे आप काम कर सकते हैं। और फिर जो एक और एंगल है वो डेफिनेटली वही है कि आपको स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होके उनको ग्रूम करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनको उनकी गैदरिंग्स करें, उनको बताएं कि बेसिकली ये एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, इनको अवेल करें और इसके साथ आप आगे बढ़ें। तो इनकरेज करें, इसको पॉजिटिवली लें, काम करें इसके ऊपर। पोटेंशियल इज़ देयर, स्टूडेंट आ रहा है उसको हैंडल करें, इस फिनोमेना को पॉजिटिव लेते हुए इसका बेनिफिट लें, इंस्टेड ऑफ कि इसको कोई चैलेंज समझते हुए इससे हम भागना शुरू कर दें। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, इन सवालात के जो आपने जवाब दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस भी देख रही होगी उनके माइंड भी क्लियर हुए होंगे इन क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो भी कंटेस्टेंट्स हो इनसे पूछने चाहिए कि एक्चुअली आपके प्लान्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच मेहताब, आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझसे किए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इंशाल्लाह आई कैप था, है, इसने रहना है और इसी तरह से ग्रूम करना है, ग्रो करना है। फेजेस हैं, आते हैं चैलेंजेस, कल के फ़र्क थे, आज के फ़र्क है, आने वाले फ़र्क होंगे। एक चीज़ मैं सबको अगर मैसेज दूँ वो यही है अपनी मेंबरशिप को, कि मेरिट पे लोगों को इलेक्ट करें। उन लोगों को इलेक्ट करें जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है, जिनकी एक पॉजिटिव हिस्ट्री है प्रोफेशनल, जिनके पास कॉम्पिटेंस है। ज़ाहिर है 13 लोग अगर मैं अपने रीजन में देखूं ऑफ़र कर रहे हैं, 6 लोगों ने इलेक्ट होना है, तो उन 13 की प्रायोरिटाइजेशन तो हो ही सकती है ना। तो उनमें से जो बेस्ट आपको नज़र आए, जो आई कैप के लिए काम करेंगे और उनकी एक हिस्ट्री है, लेगेसी है, उनका पता है आपको कि प्रोफेशनली वो कैसे हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इन 6 ने अलॉन्ग विद अदर्स इस इंस्टीट्यूट को लीड करना है। तो जो लीडर है ना बेसिकली उसको इलेक्ट करें। लीडर यूनाइट करता है, डिवाइड नहीं करता। लीडर सेक्रीफाइस करता है, लेता नहीं है, देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जो इस प्रोफेशन को देने वाले लोग हैं आप वो इलेक्ट करें। चैलेंजेस कोई बड़े नहीं है सर, इंस्टीट्यूट पहले भी था, इंशाल्लाह कल भी होगा, ग्रो भी करेगा। लेकिन हमने अपना शेयर डालना है, अपना हिस्सा डालना है, अपने हिस्से का काम करना है। इंशाल्लाह जब इकट्ठे काम करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू वेरी मच।